सबसे पहले हम डेटा की टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम सैम्पलिंग और सैम्पलिंग टेक्निक्स पे चले जाएंगे। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था बेसिकली स्टैटिस्टिक के बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज हमारा टॉपिक सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन पर है। तो डेटा कलेक्शन में सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा की टर्मिनोलॉजीज आती हैं। प्राइमरी डेटा is the name given to data that are used for the specific purpose for which they were collected. प्राइमरी डेटा हम उस डेटा को कहते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम जिस डेटा को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज में इंटरेस्टेड हैं, पॉपुलेशन से जाके आप लोग किसी भी तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। They will contain no unknown quantities in respect of method of collection, accuracy of measurement, or which members of the population were investigated. अब इसमें कोई unknown quantities कोई unknown नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब कुछ आपके पास अवेलेबल होती है। जो डेटा होती है, एज आपके पास होती है, या वेट होती है, या नंबर ऑफ पर्सन्स होती है, या सेक्स वाइज अगर आपके पास कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल आप किसी की सैलरीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो तमाम आपके पास अवेलेबल होती है। Sources of primary data are either synthesis or samples, and both of these are described in the following section. प्राइमरी डेटा कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं? उसके सोर्सेज में या तो सिंथेसिस जो मर्दमशुमारी होती है वहां से हम डेटा कलेक्शन करते हैं, या सैंपल के जरिए सैंपल्स के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, या इनमें से दोनों, सेंसस मर्दमशुमारी और सैंपल दोनों के जरिए करते हैं। देखिए सेंसस का मुराद यहाँ पे अगर हम सेंसस को ले ले तो इससे मुराद पॉपुलेशन डेटा है कि हम होल पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, या पॉपुलेशन से हम एक सैंपल को कैलकुलेट करते हैं। Secondary data is the name given to data that are being used for some purpose other than that for which they were originally collected. देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में ये है कि प्राइमरी डेटा तो उसी डेटा की जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम जिसको कलेक्ट करते हैं, और जो सेकेंडरी डेटा होती है तो सेकेंडरी डेटा उस डेटा को कहते हैं जो एक पर्पस के लिए तो हम उसको कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे पर्पस के लिए भी उसको हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। Summaries and analysis of such data are sometimes referred to as secondary statistics. इसी डेटा से जो समरी हमारे पास आती है, जो स्टैटिस्टिक्स आती है, जो मर्दमशुमार आती है, जो नंबर शुमार वगैरह आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेकेंडरी स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। The main source of secondary data are described later. आ रहे हैं हम आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि हम सेकेंडरी डेटा को कहां से किस तरीके से हम कलेक्ट कर सकेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरी आती है statistical investigations can use either primary data, secondary data or a combination of the two. अब जो statistical investigation हम करते हैं, हम यहाँ पे जो statistical investigation करते हैं किसी भी डेटा के बारे में, तो उसमें हम या तो प्राइमरी डेटा को यूज करेंगे, या प्राइमरी डेटा के साथ बजाय सेकेंडरी डेटा को यूज करेंगे, और या कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूज करेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिक्स करके हम उसको यूज कर सकते हैं। An example of the latter follows. Suppose that a national company is planning to introduce a new range of products. एक national company है, वो एक new range of product launch करना चाहती है. It might refer to secondary data on rail and road transport areas of relevant scale labor and information on the production and distribution of similar goods from tables provided by the government statistical service to cite their new factory. अब क्या करते हैं कि वो secondary data के बेस पे चलेंगे। उनके पास तो कोई डेटा अवेलेबल नहीं होती, तो वो सेकेंडरी डेटा को लेकर उसी के मुताबिक अपनी प्लानिंग वगैरह सेटिंग करेंगे। समझ आ रही है कि पहले से जो डेटा अवेलेबल होती है गवर्नमेंट के पास या सेक्टर्स के पास या किसी भी कंसर्न अथॉरिटी के पास, तो वो पहले से मौजूद डेटा को लेकर ही क्या करते हैं, न्यू परफॉर्मेंस और न्यू एडिशन वगैरह उसमें कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास द कंपनी माइट आल्सो हैव कैरिड आउट अ सर्वे टू प्रोड्यूस देयर ओन प्राइमरी डेटा on prospective customer attitudes and availability of distribution through wholesaler. अब क्या करते हैं, जो गुड्स बनाती हैं, तो एक तरीका तो ये है कि वो ऑलरेडी मौजूद डेटा को लेकर जो उनके पास पहले से मौजूद डेटा है, मीनिंग दैट जो सेकेंडरी डेटा जिसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल उसको डेटा कलेक्शन उसकी किसी और पर्पस के लिए हुई थी, लेकिन हम यूज करते हैं उसको अपने पर्पस के लिए, तो उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। या तो पहले से मौजूद एक डेटा को यूज करते हैं, और या क्या करते हैं, न्यू अपनी सर्वे करते हैं और प्राइमरी डेटा को क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा को यूज करते हैं। तो इसी तरीके से दोनों तरीके से हम प्राइमरी डेटा भी यूज कर सकते हैं और सेकेंडरी डेटा भी यूज कर सकते हैं। सेंसस की बात हमने की। A census is the name given to a survey which examines every member of a population.
सेंसस किस चीज को बोलते हैं? सेंसस हमारे पास ये एक सर्वे को हम एक नेम देते हैं कि जिसमें हम पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी मेंबर को एग्जामिन करते हैं, स्टडी करते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि जो हमारे पास नेशनल सेंसस कंडक्ट होती है तो उसमें ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंट्री उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो सेंसस एक लिहाज से हमारे पास पूरी पॉपुलेशन की टेस्टिंग है जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन को एग्जामिन करते हैं। इसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट, a firm might take a census of all its employees to find out their opinions on the possible introduction of a new incentive scheme. For example, एक कंपनी है, एक फर्म है, वो क्या करती है, वो न्यू स्कीम को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, तमाम एम्प्लॉइज जितनी भी है, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय से वो क्या करते हैं, उनसे डिसीजन लेते हैं, ओपिनियंस लेते हैं कि हम न्यू स्कीम लॉन्च करना चाहते हैं, इस बारे में आपकी क्या ओपिनियंस है। जिस तरह की आप लोगों की जो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ये भी एक पॉपुलेशन सेंसस है। किस तरह कि जितने स्टूडेंट्स थे, तमाम स्टूडेंट्स को सर साहब ने इकट्ठा किया और उनसे राय ली, उनको बता दिया कि हम ये लॉन्च करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स ने बहुत शोर मचाया कि जी न करें, नहीं हो सकती, नहीं हो सकता, लेकिन वहां पे यूनिवर्सिटी की तरफ से बर्डन है, यूनिवर्सिटी की तरफ से फोर्स हो रही है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करें। तो देखिए जारी है, जिस तरह आप लोग क्लास के बैठ कर क्लास लेते थे, आप बस स्क्रीन आपके सामने है, जिस तरह हम आपको प्रोजेक्टर के जरिए बताते थे, यहाँ पे हम आपको प्रेजेंटेशन के जरिए बताते हैं। तो इसके लिए ये एक न्यू स्कीम था। इसके लिए क्या हो गया कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द क्लास को क्या कर दिया, उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसका ओपिनियन लिया गया। अब जरूरी नहीं है कि हर एक बंदे के ओपिनियन को माना जाएगा, नहीं, बल्कि जो ऑथेंटिकेटिंग बॉडी होती है, जो जिनके पास इख्तियारात होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जी इस सिस्टम पे हमने क्लासेस को स्टार्ट करना है। तो एक कंपनी की जो न्यू स्कीम लॉन्च करना चाहती है, वो ईच एंड एवरी बॉडी को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसी तरह आप लोगों की क्लासेस के लिए हर स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया गया, उसको बता दिया गया और उससे ओपिनियन लिया गया, बाकी फैसला अथॉरिटी की तरफ से हो। The government statistical service carried out many official censuses. Some of them are described. तो अब देखिए ना, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल सर्विस जो होती है वो भी मुख्तलिफ सेंससेस करती है, मरदमशुमारियां करती है। नंबर 1, इसमें ये भी दोबारा ये रिपीट हुई है, ये 2 पॉइंट दोबारा रिपीट हुई है। नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, पॉपुलेशन सेंसस is taken every 10 years, obtaining information such as age, sex, relationship to head of household, occupation, hours of work, education, use of a car for travel to work, number of rooms in place of dwelling, etc. for the whole population of the United Kingdom. Sorry, देखिए ना, जो नेशनल सेंससेस कंडक्ट होती हैं, तो नेशनल सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस, वो हर 10 साल बाद, हमारे पाकिस्तान में भी, ये एग्जांपल मैंने आपको यूके का दिया है, यूनाइटेड किंगडम का, लेकिन पाकिस्तान में भी ये आईन है कि हर 10 साल बाद यहाँ पे क्या होगा, सर्वे को कंडक्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसमें कहते हैं कि पॉपुलेशन सेंसस इज टेकन एवरी 10 इयर्स, हर 10 साल बाद पॉपुलेशन का जो सेंसस होती है, आबादी का जो मर्दमशुमारी होती है, उसको क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं, एज के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कितने एज के बंदे हमारे मुल्क में मौजूद हैं। तो आपको फिर पॉपुलेशन कंडक्ट करने के बाद, सेंसस कंडक्ट करने के बाद पता चलता है कि इस एज के बंदे, फॉर एग्जांपल, उसको कैटेगराइज करते हैं, जीरो से लेकर, मतलब एक दिन से लेकर, या उसी दिन जो बच्चा पैदा होता है उसको भी एंटर करता है, उसका एज 0 होता है क्योंकि 0 डेज लिखा जाता है। तो 0 डेज से लेकर 100 ईयर, 110, 120 इयर्स तक के बंदों की एज हमारे पास आती है। 6 आती है, मेल फीमेल, रिलेशनशिप टू हेड ऑफ हाउस होल्ड, जो घर का सरबराह होता है उसके साथ रिलेशनशिप आता है, माँ है, बाप है, भाई है, मामू है, चचा है, कौन है। ऑक्यूपेशन, हर बंदा क्या जॉब करता है, ऑक्यूपेशन क्या है इसकी, स्टूडेंट है या कोई जॉब करता है या विदाउट जॉब वो घूम फिर रहा है। हाउर्स ऑफ वर्क, आवर्स ऑफ वर्क का मतलब है कि कितने दिन, अगर वो कोई फॉर एग्जांपल वर्कर है, कोई ऑक्यूपेशन है उसकी, स्पेसिफाई कर दे तो कितनी आवर्स वो काम करता है। एजुकेशन, एजुकेशन टेस्ट करते कि इसकी एजुकेशन कितनी है। यूज ऑफ कार फॉर ट्रेवल टू वर्क, जब काम पे जा रहे हैं तो कार यूज करता है, मोटरसाइकिल यूज करता है, बाइक यूज करता है, साइकिल या पैदल जाता है। इसी तरह नंबर ऑफ रूम्स इन प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, जहां पे रहता है, प्लेस ऑफ ड्वेलिंग जहां पे रिहाइश है, तो अपने रिहाइश में उसकी कितनी रूम्स है, नंबर ऑफ रूम्स। तो ये तमाम चीजें होल पॉपुलेशन को, यूनाइटेड किंगडम की बजाय हम पाकिस्तान में भी इसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट, a census of distribution is taken every 5 years, covering virtually all retail establishment and some wholesalers. इसी तरह जो ममालिक के सतह पर होती है, तो रिटेल्स और होलसेलर के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो होती है, उसके लिए 5 इयर्स बाद मुख्तलिफ सेंससेस वो कंडक्ट किए जाते हैं। It obtains information on number of employees, type of goods sold,
टर्नओवर एंड क्लासिफिकेशन। इसकी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से अपडेट करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उनसे डेटा लेते हैं, और टाइप ऑफ गुड्स सोल्ड की कितने चीजें उनकी परचेज हो गई, और इसके साथ साथ वो टर्नओवर और क्लासिफिकेशन उसकी इसके बिहाफ पर वो उसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। A census of production is taken every 5 years, covering manufacturing industries, mines and quarries, building trades and public utility production services। ये तमाम चीजें इनकी भी हम क्या करते हैं, सेंसस को कंडक्ट किया जाता है। The information obtained and analyzed include distribution of labor, allocation of capital resources, stock of raw material and finished goods, and expenditure on plant and machinery। अब सबसे जो आप लोगों का काम होता है, आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक में, आप लोगों का काम है इंफॉर्मेशन आप लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, एलोकेशन ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, को जो कैपिटल रिसोर्सेज है उनको किस तरह एलोकेट करेंगे, इस तरह स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के कितने स्टॉक आपके पास रहता है, और फिनिश गुड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो ये तमाम चीजें सेंसस में आप हमारे पास आती है, डिफरेंट सेंसस ये कैलकुलेट और कंडक्ट होती हैं। अच्छा, ये तमाम चीजें होंगी, हम सेंसस भी करते हैं, हम सैंपलिंग भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ मेथोडोलॉजीज होनी चाहिए कि उसके बिहाफ पर हम कुछ प्रोसीड करें। किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, हम डेटा कहाँ से हासिल करेंगे, डेटा को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, डेटा को कहाँ से हासिल करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है, आप में से कोई स्टूडेंट वो मुझे कहते हैं कि जी मैं एनसीएस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं फॉर एग्जांपल उनकी एवरेज मार्क्स में फाइंड करना चाहता हूं कि जो बीबीए में आए हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बीबीए स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के रिजल्ट नहीं निकला, तो लेट्स सपोज हम एफएससी के स्टूडेंट्स के मार्क्स लेते हैं, तो एफएससी या डीकॉम के जो मार्क्स हैं, हम एवरेज मार्क्स कंडक्ट करना चाहते हैं कि जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं उनकी डीकॉम की एवरेज मार्क्स कितनी है। तो उसके लिए आप जरूर उनके पास जाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे कि आप लोग सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और सैंपल से डेटा लेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, एनालाइज के बाद क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट के बाद प्रिसाइज और कंक्लूड करेंगे। अभी मेथोडोलॉजी हमारे पास शुरू हो रही है। सबसे पहले पास हमारे पास आ रही है सैंपलिंग टेक्निक्स। डिफरेंट सैंपलिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं डिफरेंट जगह से, जी डिफरेंट जगह से हम सैंपलिंग टेक्निक यूज करते हैं सैंपलिंग को इकट्ठा करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप किसी साइट में चले जाते हैं, किसी इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, किसी फॉर एग्जांपल फील्ड में चले जाते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो अब डेटा किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, डेटा किस तरीके से कलेक्ट होगा, तो उसके लिए हम डिफरेंट सैंपलिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं। 3 मेन सैंपलिंग टेक्निक्स हमारे पास। Sampling techniques. The sampling techniques most commonly used in business and commerce can be split into 3 categories. ये आप लोग याद रखिए। बिजनेस में और जो कॉमर्स में, इसमें हमारे पास 3 बेसिक कैटेगरीज हैं। नंबर फर्स्ट, इसमें हमारे पास आ रहा है रैंडम सैंपलिंग। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है रैंडम सैंपलिंग। सेकंड हमारे पास आ रहा है क्वाजी रैंडम सैंपलिंग, और थर्ड हमारे पास आ रहा है नॉन रैंडम सैंपलिंग। Number first, random sampling. This ensures that each and every member of the population under consideration has an equal chance of being selected as part of the sampling. Random sampling में क्या है कि आपके पास जो population है, population का each and every member उसको ये ensure करते हैं कि उसके selection के chances हैं कि ये select हो जाए। For example, आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज अब मेरे पास यहाँ पे आपके जो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, तो मेरे पास आपके हैं 9 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। आप लोगों के मेरे पास यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। अभी 9 स्टूडेंट्स को लेट्स सपोज मैं कोई सर्वे आप लोगों से कलेक्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों से मैं एक सर्वे कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो लेट्स सपोज आप लोगों से मैं कोई डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स को यूज करता हूँ, तो आप में से जो 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 के 9 ईच एंड एवरी बंदे का, ईच एंड एवरी मेंबर का इक्वल चांस है कि मैं ईच एंड एवरी जो पर्सन है उसको मैं क्या करूँ, सिलेक्ट करूँ, उसकी चांस आ जाए। समझ आ रही है आप लोगों को बात? तो रैंडम सैंपलिंग में हमारे पास यह थी कि ईच एंड एवरी बंदे की इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाए। 2 टाइप्स ऑफ रैंडम सैंपलिंग यूज आर। फिर रैंडम सैंपलिंग के हम मजीद 2 टाइप्स यूज करते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग है और एक स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है। सेकंड हमारे पास आ रही है क्वाजी रैंडम सैंपलिंग। क्वाजी मींस ऑलमोस्ट और नियरली। क्वाजी QUASI, क्वाजी का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट और नियरली। This type of technique, while not satisfying the criterion given in above, is generally thought to be as representative
is random sampling under certain conditions. ये हम जो random sampling हमारे पास होती है उसकी एक representative के तौर पे हम इसको यूज करते हैं. It is used when random sampling is either not possible or too expensive to consider. हम काजी सैम्पलिंग को कब यूज करते हैं? हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास या तो रैंडम सैम्पलिंग कैलकुलेट नहीं कर सकते, या वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, या उसके मतलब रैंडम सैम्पलिंग के यूजिंग के हमारे पास चांसेस ना हो. तो तब हम कहाँ पे चले जाते हैं? काजी रैंडम सैम्पलिंग पे चले जाते हैं. It is used when random sampling is either not possible or too expensive to consider. Two types that are commonly used are. फिर काजी सैम्पलिंग के भी हमारे पास टू टाइप्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और नंबर सेकंड हमारे पास मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. थर्ड हमारे पास है नॉन रैंडम सैम्पलिंग. एक रैंडम सैम्पलिंग, उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आ गया, और एक है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग आ रहे हैं, और एक है काजी रैंडम सैम्पलिंग की जिसको हम सिस्टमैटिक और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कि इसको हम एक एज अ स्टब में यूज करते हैं. एज अ स्टब में किस चीज की? रैंडम सैम्पलिंग की बजाय. तो अब हम जितने हमने 3 टाइप्स मेन पढ़े और 6 इसकी मजीद ब्रांचेस पढ़े, ईच एंड एवरी को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं. नंबर फर्स्ट हमारे पास आ रहा है रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग नंबर्स. सबसे पहले देखिए रैंडम सैम्पलिंग को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. तो रैंडम सैम्पलिंग को जो हम कैलकुलेट करते हैं या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें रैंडम सैम्पलिंग नंबर चाहिए. रैंडम सैम्पलिंग नंबर किस चीज को कहते हैं आप लोग देख के आप लोग को समझ आएगी. Random sampling numbers, these consist of the 10 digits from 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 10 digits हो गए. Generated in a random fashion, normally from a computer, and arranged in groups for reading convenience. ये कंप्यूटर पे भी जनरेट होते हैं, कैलकुलेटर में भी है, और आपके पास रैंडम नंबर टेबल भी मौजूद हो सकते हैं. मैं आप लोगों को रैंडम नंबर टेबल शेयर करूंगा क्लास के बाद. The term generated in a random fashion can be interpreted as the chance of any one digit occurring in any position in the table is no more or less than the chance of any other digit occurring. यहाँ पे हमने बात यूज की जनरेटेड इन अ रैंडम फैशन. कि रैंडम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको जनरेट किया गया है एक रैंडम फैशन के तौर पर. रैंडम फैशन का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी नंबर का इक्वल चांस होता है, जिस तरह की दूसरे नंबर का चांस होता है कि जिस तरह उसका इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाए, इसी तरह इस नंबर का भी चांस होता है कि ये सिलेक्ट हो जाए. देखिए रैंडम सैम्पलिंग नंबर जो हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम सैम्पलिंग जब करते हैं तो सबसे पहले हम रैंडम नंबर असाइन करते हैं. आफ्टर असाइनिंग रैंडम नंबर, जब हम रैंडम नंबर को असाइन करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरफ चले जाते हैं. तो आप लोगों के पास अगर किसी में से आपके पास स्टैटिस्टिकल कैलकुलेटर या साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर किसी के पास मौजूद हो तो आप लोग जरा मुझे बताएं. तो ये हमारे पास रैंडम नंबर रैंडम सैम्पलिंग नंबर्स हो गए कि हम रैंडम सैम्पलिंग नंबर्स को या कैलकुलेटर के जरिए जनरेट करते हैं या कंप्यूटर के जरिए, या हमारे पास टेबल होती है. तो आप उसी में से किसी भी नंबर को ले लें और उस रिक्वायर्ड बंदे से डेटा कलेक्ट करें. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. Simple random sampling, as described earlier, ensures that each member of the population has an equal chance of being chosen for the sample. इसमें हर बंदे का equal chance होता है कि उसको हम choose करें. It is necessary therefore to have a sampling frame which at least lists all member of the target population. इसके लिए ये होना चाहिए कि आपके पास एक sampling frame हो. Sampling frame का मतलब ये है कि आपके पास एक population मौजूद हो कि जिसमें तमाम population के members मौजूद हो. Let's suppose आपकी क्लास एक population है तो तमाम students की list हमारे पास मौजूद होनी चाहिए. Examples of where this method might be used. अब simple random sampling को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इसके 3 एग्जांपल हैं. By a large company to sample 10